सोहाग का शव। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में ऊदी पर्वतमाला अनंत के स्वप्न की भौती गंभीर रहस्यमय संगीतमय मनोहर मालूम होती थी। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रौप्य रेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गांभीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्ज्वल प्रवाह में लीन हो गया हो। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थी। उसकी आंखों पर ऐनक न थी, न मूंछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवारे हुए थे, कलाई पर घड़ी न थी, यहाँ तक कि कोट के जेब में फाउंटेन पेन भी न था। या तो वह सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। यह रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई। इसे भी आज ही वैर निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा, प्रिये, मेरा जी चाहता है कहीं ना जाओ, मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा न खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा ही कर डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके बाबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली ही वर्षगांठ थी। युवक बंबई विश्वविद्यालय से M.A.0 की उपाधि लेकर नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेशमात्र भी विचलित न किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित वृद्धजनों को भी कम होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था। प्रथानुसार ही उस आँख मिचौनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया। केवल छुट्टियों में यह पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे। दोनों बालकों की भौती रो रो कर विदा होते। इसी कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती जब तक निर्दयी पहाड़ियां उसे आड़ में न कर लेती। पर अभी साल भी न गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई।